इस कहानी की शुरुआत आज से कुछ साल पहले हुई थी, जब एक बहुत बड़ा एलियन जहाज, जो किसी शहर जितना बड़ा था, अचानक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर आकर रुक गया। इस घटना से पूरी दुनिया में डर फैल गया। शहर के लोग 3 महीने तक डर और चिंता में जीते रहे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज से ना तो कोई एलियन बाहर आया और ना ही उसमें कोई हलचल दिखाई दी। फिर सरकार ने सोच विचार कर एक टीम को उस जहाज की जांच के लिए भेजा। टीम ने जहाज का एक हिस्सा काटा और अंदर दाखिल हो गई। अंदर जो देखा गया, उसने सबको चौंका दिया। एक बड़े से कमरे में करीब 10 लाख एलियन मौजूद थे। वे दिखने में झींगे जैसे थे और इंसानों जैसे खड़े होते थे। लेकिन भूख और प्यास से सब बीमार और कमजोर हो चुके थे। उनकी हालत देख इंसानों को उन पर दया आने लगी। तब सरकार ने उनकी मदद करने का फैसला किया। एलियंस के जहाज के ठीक नीचे एक बड़ा कैंप बनाया गया। हेलीकॉप्टर से उन एलियंस को नीचे लाया गया और उन्हें खाना पानी दिया गया। लेकिन सरकार ने आगे की कोई योजना नहीं बनाई थी कि इन एलियंस के साथ क्या करना है। धीरे धीरे एलियंस ने वहीं रहना शुरू कर दिया। उन्होंने झोपड़ियां बनाई और अपनी आबादी बढ़ाने लगे। कुछ ही समय में वो जगह एलियंस की एक बड़ी बस्ती में बदल गई, जिसे डिस्ट्रिक्ट 9 कहा जाने लगा। सरकार ने एलियंस की देखभाल का काम एमेनियो नाम की एक कंपनी को सौंपा। एमेनियो यानी मल्टीनेशनल यूनाइटेड, जो हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। उन्होंने एलियंस की बस्ती के चारों ओर तारों की बाड़ लगा दी और बाहर सैनिकों को निगरानी के लिए तैनात कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एलियंस धरती पर क्यों आए थे? क्या वे मदद मांगने आए थे या धरती पर कब्जा करने? इसका जवाब मिलना मुश्किल था, क्योंकि जो एलियंस धरती पर थे, वे कमजोर दिमाग वाले थे। उनमें सोचने, समझने या कोई बड़ा फैसला लेने की समझ नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना था कि हो सकता है ये सभी एलियन मजदूर हों और जो असली नेता उन्हें यहां लेकर आए थे, वे पहले ही भूख प्यास से मर चुके हों। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी शक था कि शायद यह एलियंस की कोई चाल है। शुरुआत में लोगों ने देखा था कि स्पेसशिप का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा था। उन्हें लगा कि वह हिस्सा कमांड मॉड्यूल हो सकता है, यानी जहाज को चलाने और कंट्रोल करने वाला हिस्सा। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद वो हिस्सा कहीं गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला। इसके साथ ही एमेनियो को एलियंस के पास से उनके कई हथियार भी मिले थे। इंसानी कानूनों के हिसाब से एलियंस के लिए हथियार रखना मना था। इसलिए अगर कोई एलियन हथियार के साथ पकड़ा जाता तो उसे पकड़ कर ले जाया जाता था। एलियंस को कितना भी खाना दिया जाए, वे हमेशा भूखे ही रहते थे। खाने की तलाश में वे शहर तक घुस आते थे और कचरा, पुराने जूते, यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर तक खा जाते थे। कई बार वे बहुत हंगामा भी मचाते थे। कभी गाड़ियों को जला देते तो कभी ट्रेनों को पटरी से उतार देते। हद तो तब हो गई जब एलियंस ने इंसानों की चीजें चुराना शुरू कर दिया, जैसे पैसे, मोबाइल फोन वगैरह। शायद उनके लिए यह सब एक खेल जैसा था, लेकिन इंसानों के लिए वे एक बड़ी परेशानी बन गए थे। 20 साल तक इस हालात को झेलने के बाद लोगों ने सरकार से मांग की कि एलियंस को शहर से दूर भेजा जाए। तब एमेन्यू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शहर से 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एलियंस के लिए एक नया कैंप तैयार किया और तय किया कि अब सभी एलियंस को वहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 18 लाख एलियंस को उनके घरों से निकालकर दूसरी जगह ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एमेन्यू के प्रमुख ने इस काम की जिम्मेदारी विकस को दी। विकस एमेन्यू में काम करता था और वह उसी प्रमुख का दामाद भी था। विकस का काम था एलियंस से इंसानों की तरफ से बात करना। वह उनकी भाषा भी अच्छी तरह सीख चुका था। उसके लिए यह मिशन उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। फिर विकस एमेन्यू की हथियारों से लैस सिक्योरिटी फोर्स के साथ एलियंस की बस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट 9 में दाखिल हुआ। विकस को एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटाने से 24 घंटे पहले उन्हें एक नोटिस देना था। साथ ही उसे हर एलियन के घर जाकर उस नोटिस पर उनके दस्तखत भी करवाने थे। इस पूरे मिशन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन रही थी, जिसमें एक कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उधर बस्ती के अंदर एलियंस बहुत परेशान कर रहे थे। भूख से तंग ये एलियंस काफी गुस्से में थे। वे जानवरों को देखते ही मार डालते थे, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी तोड़ देते थे। जब विकस अपनी सुरक्षा टीम के साथ गाड़ी से नीचे उतरा तो एलियंस उसे देखते ही डर के मारे भाग गए और अपनी अपनी झोपड़ियों में छिप गए। इसी दौरान एक एलियन गाड़ी के टायर को चबाने लगा। एक सिपाही उसे रोकने के लिए बंदूक लेकर जैसे ही उसके पास गया, उस एलियन ने उसे इतनी जोर की लात मारी कि सिपाही का हाथ ही शरीर से अलग हो गया। लेकिन विकस ने फिर भी शांति बनाए रखी, क्योंकि उसे पता था कि एलियंस कैसे होते हैं, गुस्सैल और खाने के लालची। उसे यह भी पता था कि एलियंस को कैट फूड बहुत पसंद है, इसीलिए वह उन्हें कैट फूड का लालच देकर
उनके पंजे का निशान ले रहा था ताकि कागज पर उनकी रजामंदी मिल सके। विकस को न केवल एलियंस से बल्कि अपराधियों से भी सतर्क रहना पड़ता था। सरकार का डिस्ट्रिक्ट 9 पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो जगह अब बदमाशों का अड्डा बन चुकी थी। वहां ओबे सांजू नाम का एक खतरनाक नाइजीरियन अपराधी अपनी गैंग चलाता था। ओबे और उसके लोग एलियंस को कैट फूड, मीट, शराब और औरतों के बदले उनकी कीमती चीजें ले लेते थे। यही वजह थी कि एलियंस इंसानों की चीजें चुराने लगे थे ताकि वो बदले में खाना ले सकें। एलियंस को कैट फूड इतना पसंद था कि उन्होंने केवल 100 पैकेट कैट फूड के बदले ओबे सांजू को अपना एक एडवांस रोबोट तक दे दिया था। एलियंस के हथियार इतने खतरनाक थे कि एक ही फायर में इंसान का शरीर फट सकता था, लेकिन वो हथियार किसी काम के नहीं थे क्योंकि वो केवल एलियन के डीएनए से ही चल सकते थे। यानी उन्हें चलाने के लिए किसी एलियन का खून या शरीर का हिस्सा जरूरी था। ओबे सांजू तंत्र मंत्र और जादू पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि अगर वह एलियंस का मांस खाएगा तो उसे उनकी ताकत मिल जाएगी और फिर वह उनके हथियारों को चला पाएगा। इसलिए वह हर रोज कच्चा एलियन मांस खाता था। अपाहिज होने के बावजूद ओबे सांजू का इतना डर था कि विकस तक उससे आंख मिलाने से बचता था और उसकी जगह से चुपचाप निकल गया। इसके बाद वह एक और एलियन की झोपड़ी में गया। जैसे ही विकस ने एक झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर एलियंस के बहुत सारे अंडे रखे थे। वहां जानवरों का मांस भी टांगा हुआ था जो पाइप के जरिए अंडों से जुड़ा था। उस मांस से अंडों को जरूरी पोषण मिल रहा था ताकि उनमें बच्चे बन सकें। लेकिन धरती पर एलियंस का बच्चे पैदा करना गैरकानूनी था। इसीलिए विकस ने तुरंत एलियन आबादी को रोकने वाली टीम को बुलाया और उन अंडों को जलवा दिया। जब अंडे जलने लगे तो वे पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगे। उसी समय डिस्ट्रिक्ट 9 के एक और कोने में कुछ और चल रहा था। एक एलियन जिसका नाम क्रिस्टोफर था, वह अपने बेटे और एक साथी के साथ कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। दरअसल इमैन्यू ने हर एलियन को पहचानने के लिए उनके सिर पर एक नाम वाला टैग चिपका दिया था। इससे किसी भी एलियन को आसानी से पहचाना जा सकता था। क्रिस्टोफर को भी उसके टैग से पहचाना जा सकता था। इसी दौरान उसके बेटे को कचरे में एक कंटेनर जैसा कोई डिब्बा मिला। क्रिस्टोफर उसे लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। उसने अपनी झोपड़ी के अंदर ही एक छोटी सी लैब बना रखी थी। क्रिस्टोफर ने उस डिब्बे को खोला जिसमें कोई केमिकल भरा था। उसने उस केमिकल को छानने की प्रक्रिया से गुजारा जिससे एक काला तरल बन गया। फिर उसने उस फ्लूइड को एक डिवाइस में भर दिया। क्रिस्टोफर और उसका साथी आपस में बात कर रहे थे कि ये काला तरल उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने इसे 20 सालों की मेहनत से बनाया है और इसका कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन तभी विकस और उसकी टीम उनकी झोपड़ी तक पहुंच गई। उन्हें देखकर क्रिस्टोफर डर गया। उसने उस डिवाइस को झोपड़ी में छुपा दिया और अपने साथी एलियन को दरवाजा खोलने भेजा। वो एलियन बाहर आकर विकस और उसकी टीम को वहां से जाने को कहने लगा। इससे विकस को शक हो गया। उसने बंदूक तानकर उस एलियन को बाहर निकाला और खुद झोपड़ी के अंदर जाने लगा। पीछे छिपा हुआ क्रिस्टोफर सब कुछ देख रहा था। विकस जब अंदर पहुंचा तो लैब देखकर चौंक गया। वह और जांच करने लगा। तभी उसे एक डिब्बे में वो डिवाइस मिल गया जिसमें काला फ्लूइड भरा था। विकस समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो क्या चीज है, तभी गलती से उसने डिवाइस का एक बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, वह काला तरल उसके चेहरे पर छिड़क गया। एक पल को विकस को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन जब उसने चेहरा पोंछा तो थोड़ी राहत मिली। उसने तुरंत वह डिवाइस अपने पास रखा और उसे जांच के लिए लैब भिजवा दिया। इसके बाद विकस को क्रिस्टोफर की झोपड़ी के अंदर बहुत सारे हथियार मिले। वह बाहर आया और उस एलियन से पूछने लगा कि इतने सारे हथियारों का क्या करने वाला था। लेकिन डर की वजह से उस एलियन ने विकस की टीम पर हमला कर दिया। विकस जब उसे रोकने गया तो उसने विकस के हाथ पर हमला किया और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। तभी ऊपर से उड़ रहे सिक्योरिटी वालों के हेलीकॉप्टर से गोली चली और उस एलियन को मार गिराया गया। इस झगड़े में विकस का हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। उसने हाथ की पट्टी करवाई और फिर से अपने काम पर लौट गया। उधर क्रिस्टोफर अपने साथी को खोने के बाद अपने बेटे के साथ एक और झोपड़ी में चला गया। वहां उसका बेटा एक होलोग्राम मशीन से खेल रहा था। क्रिस्टोफर ने उसे बाहर चौकसी के लिए बैठा दिया और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त विकस अपनी टीम के साथ फिर से क्रिस्टोफर की झोपड़ी तक पहुंच गया। विकस ने उसे बाहर निकाला और झोपड़ी के अंदर झांका तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे। ये देखकर विकस को समझ आ गया कि क्रिस्टोफर कोई तकनीकी जानकार है, लेकिन वह इतने सारे कंप्यूटरों से आखिर कर क्या रहा था, यह पूछने से पहले ही विकस की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगीं और उसके मुंह से झाग जैसी कोई अजीब चीज निकलने लगी। तबीयत बिगड़ने पर विकस ने उस दिन का काम वहीं रोक दिया
और अपनी टीम के साथ एमएनयू के हेडक्वार्टर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और वहां बहुत सारा खाना मंगवाया। वह ऐसे खाने लगा जैसे बहुत समय से भूखा हो। तभी उसकी नाक से काला तरल निकलने लगा, वैसा ही तरल जैसा क्रिस्टोफर के डिवाइस में था। विकस को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब होने लगी, फिर भी वह काम करता रहा। ऑफिस में काम करते हुए अचानक उसका एक नाखून गिर गया। वह बहुत डर गया। उसने देखा कि उसकी उंगली सड़ रही थी। वह भागकर बाथरूम गया और अपने दूसरे नाखून को खींचकर देखा। थोड़ा सा जोर लगाते ही वह नाखून भी निकल गया। डर के मारे विकस तुरंत अपने घर चला गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक सरप्राइज मिला। दरअसल आज विकस का जन्मदिन था। उसकी पत्नी और माता पिता ने उसके लिए पार्टी रखी थी। विकस सबके सामने ऐसे पेश आ रहा था जैसे सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वह केक काटने के लिए आगे बढ़ा, उसके मुंह से अचानक काले तरल का तेज फव्वारा निकल पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में भर्ती था। फिर एक डॉक्टर विकस के घायल हाथ की पट्टी खोल रहा था, जो एलियन के हमले में जख्मी हुआ था। जैसे ही डॉक्टर ने पट्टी पूरी तरह हटाई तो विकस का हाथ देखकर वो डर गया। विकस का हाथ अब इंसान का नहीं रहा था, वह एक एलियन का पंजा बन चुका था। ये देखकर विकस भी घबरा गया और चिल्लाने लगा। डॉक्टर जल्दी से बाहर भागा और एमेन्यू को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में एमेन्यू के सिपाही वहां पहुंच गए और विकस को जबरदस्ती पकड़कर एक गुप्त रिसर्च लैब में ले गए। उस लैब में वैज्ञानिक एलियंस के शरीर की जांच पड़ताल कर रहे थे। वे उनकी बॉडी को काटकर उनके डीएनए के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। एमएनयू के वैज्ञानिक ऐसा तरीका खोज रहे थे जिससे इंसान भी एलियंस के हथियार चला सकें। क्योंकि एलियंस के हथियार सिर्फ उनके डीएनए से ही चालू होते थे, इसलिए वे एलियंस के डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने विकस की जांच भी शुरू कर दी। वे उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो। उन्होंने बहुत बेरहमी से एक मोटी सुई विकस के एलियन जैसे हाथ में चुभो दी, जिससे वह दर्द से तड़प उठा। यह साफ हो गया था कि एलियन का पंजा अब विकस के शरीर का हिस्सा बन चुका था। यह सब कुछ एमेन्यू के चीफ के कहने पर हो रहा था, जो विकस के ससुर भी थे। उन्होंने घंटों तक विकस पर तरह तरह के प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि विकस का डीएनए अब बदल रहा है, वह धीरे धीरे एलियन बनता जा रहा है। इसके बाद वे विकस को एक बड़े कमरे में ले आए, जहां वे उससे एलियंस के हथियारों की जांच करवाना चाहते थे। विकस ने मना किया, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती एलियन की एक बंदूक पकड़ा दी। जैसे ही विकस ने बंदूक पकड़ी, वह तुरंत चालू हो गई। ये देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश हुए। अब वे विकस को एक एक करके एलियंस के सारे हथियार पकड़ाकर उनका टेस्ट करवाने लगे। पहले उन्होंने विकस से जानवरों पर निशाना लगवाया, लेकिन फिर एक एलियन को सामने खड़ा कर दिया। वह एलियन बहुत डरा हुआ और लाचार था। उसे देखकर विकस बहुत दुखी हो गया। वह वैज्ञानिकों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उनकी सारी बातें मान लेगा, बस उस बेचारे एलियन को छोड़ दें। लेकिन तभी एक वैज्ञानिक ने विकस को बिजली का झटका दे दिया। झटके की वजह से विकस का हाथ अपने आप बंदूक का ट्रिगर दबा बैठा और वह एलियन वहीं मर गया। विकस कुछ नहीं कर सका, वो बस अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रह गया। अब एमएनयू के वैज्ञानिकों को विकस किसी खजाने की तरह लगने लगा था, क्योंकि इस समय उसके शरीर में इंसान और एलियन दोनों का मिला-जुला डीएनए मौजूद था। इसी खासियत की वजह से अब वे एलियंस के सभी हथियार इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करने लायक बना सकते थे। लेकिन एक मुश्किल बात यह थी कि विकस जल्दी ही पूरी तरह एलियन में बदलने वाला था, और जब वह पूरी तरह एलियन बन जाएगा, तब उसका डीएनए वैज्ञानिकों के किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि जब तक उसका शरीर आधा आधा है, तब तक उसे मारकर उसके शरीर के हिस्सों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। इस फैसले में विकस के ससुर यानी एमएनयू के चीफ ने भी हाँ भर दी, क्योंकि अगर इंसान एलियंस के हथियार चलाने में कामयाब हो जाते तो वह इस तकनीक को पूरी दुनिया में बेचकर बहुत पैसा कमा सकता था। विकस अपने ससुर से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन लालच में अंधे हो चुके उसके ससुर ने विकस को मारने की मंजूरी दे दी। कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने विकस को एक स्ट्रेचर पर बांधा और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वे उसे जिंदा ही चीरने वाले थे। विकस उनसे बार बार रहम की गुहार करता रहा, लेकिन वे नहीं माने। तभी किसी तरह विकस ने खुद को स्ट्रेचर से छुड़ा लिया। गुस्से में उसने वैज्ञानिकों को मार पीट कर बेहोश कर दिया। फिर एक बड़े वैज्ञानिक को चाकू की नोक पर पकड़कर एमेन्यू के हेडक्वार्टर से भाग निकला, पर जल्दी ही एमेन्यू की पूरी सुरक्षा टीम उसके पीछे लग गई। विकस किसी तरह उनसे छुपता फिरता भाग रहा था। साथ ही एलियन में बदलने के कारण उसे तेज भूख भी लग रही थी, जो वह सह नहीं पा रहा था। वह एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और खाना मंगवाने लगा, लेकिन तभी उसने टीवी पर एक खबर देखी। उसके ससुर ने मीडिया में झूठी बात फैला दी थी कि विकस ने एक फीमेल एलियन से गलत रिश्ता बनाया है, जिससे उसे एक खतरनाक बीमारी लग गई है
और अब वह एलियन में बदल रहा है। यह तक कह दिया गया कि अगर कोई विकस को छुएगा तो वह भी एलियन बन जाएगा। उन्होंने न्यूज में एक झूठी फोटो भी दिखाई जिसमें विकस को एलियन के साथ दिखाया गया था। ये फोटो देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग डरकर भाग गए। रेस्टोरेंट की मालिकन ने तो विकस पर गोली चलानी शुरू कर दी। किसी तरह विकस जान बचाकर वहां से भागा। अब हालात ऐसे हो गए थे कि आम लोगों के बीच भी विकस सुरक्षित नहीं था। उसे छुपने के लिए सिर्फ एक ही जगह सही लगी, डिस्ट्रिक्ट 9। उसने एक आदमी का फोन चुराया और दौड़ता हुआ सुरक्षा वाली बाट को पार कर गया और डिस्ट्रिक्ट 9 के अंदर घुस गया। भूख अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह मजबूरी में एलियंस की तरह नाइजीरियन गुंडों से कैट फूड खरीद कर खाने लगा। लेकिन जब वो खा ही रहा था तभी उसके 2 दांत भी गिर गए। ये देखकर विकस बहुत टूट गया। उसने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि यह सब उसके पिता की चाल है। उसने किसी एलियन से कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया। हालांकि उसकी पत्नी को उस पर दया तो आ रही थी, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर ज्यादा भरोसा था। उसने बात करते हुए फोन काट दिया। विकस अब इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक कुल्हाड़ी उठाकर अपना एलियन वाला पंजा काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक उंगली काटी वो दर्द से चिल्ला उठा और फिर दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी बीच उसे दिखा कि एमएनयू की सिक्योरिटी टीम हेलीकॉप्टर से उसकी तलाश में डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ बढ़ रही है। विकस तेजी से वहां से भागा और एक एलियन की झोपड़ी में घुस गया। संयोग से वह झोपड़ी क्रिस्टोफर की ही थी। उस वक्त क्रिस्टोफर अपने ब्लैक फ्लूइड के खो जाने से परेशान था। विकस उससे गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसे छुपा ले, लेकिन क्रिस्टोफर उसे वहां रखने को तैयार नहीं था। तभी क्रिस्टोफर की नजर विकस के एलियन हाथ पर पड़ी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि उसका ब्लैक फ्लूइड आखिर कहाँ गया है। इतने में ही दर्द से बेहाल विकस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब विकस की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक चेंबर में पाया। वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि क्रिस्टोफर वहां आया और उसने पूछा कि उसका वह डिब्बा कहाँ है जिसमें ब्लैक फ्लूइड था। क्रिस्टोफर ने विकस को बताया कि वह फ्लूइड ही उसकी एलियन में बदलने की वजह है। ये सुनकर विकस हैरान रह गया। उसने कहा कि उसने वह ब्लैक फ्लूइड तो एमएनयू की लैब में भिजवा दिया था। यह सुनकर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो गया। इसी दौरान विकस ने देखा कि वह जिस झोपड़ी में था उसके नीचे एक एलियन शिप का कमांड मॉड्यूल छुपा हुआ था जिससे शिप को चलाया जाता था। वहीं पर क्रिस्टोफर का बच्चा भी मौजूद था। उसने विकस को बताया कि ब्लैक फ्लूइड असल में उनकी शिप का ईंधन था। वही फ्यूल इस कमांड मॉड्यूल में लगता था जिससे उनकी शिप फिर से उड़ सकती थी। क्रिस्टोफर उस फ्यूल से अपनी शिप को शुरू करके अपने साथियों के साथ अपने गृह लौटना चाहता था। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर विकस बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम लोगों में कोई ना कोई समझदार एलियन जरूर होगा। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दोबारा फ्यूल बनाकर निकल सकते हो। लेकिन क्रिस्टोफर ने उदासी से कहा, अब ये मुमकिन नहीं है। इतनी सी फ्यूल की मात्रा बनाने में मुझे 20 साल लगे थे। अब दोबारा बनाना नामुमकिन है। उसने ये भी कहा कि अगर उसके पास फिर से वो फ्यूल होता तो वह विकस को फिर से इंसान बना सकता था। ये सुनकर विकस खुश होकर बोला, क्या तुम मुझे वापस इंसान बना सकते हो? लेकिन कैसे? क्रिस्टोफर ने समझाया, मेरी मदरशिप में एक मशीन है जिससे मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फ्यूल जरूरी है। जब तक मैं इस कमांड मॉड्यूल को फ्यूल डालकर स्टार्ट नहीं करता और उसे मदरशिप से नहीं जोड़ता तब तक वो मशीन चालू नहीं होगी। इसीलिए अगर उन्हें अपने ग्रह लौटना है और विकस को दोबारा इंसान बनना है तो उन्हें किसी भी हालत में वो फ्यूल वापस चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें एमएनयू की लैब में ही क्यों ना घुसना पड़े। विकस सोच में पड़ गया, क्योंकि एमएनयू में वापस जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। अब उसका शरीर भी धीरे धीरे गलने और बदलने लगा था। जैसे कोई तितली कोकून से बाहर आती है, वैसे ही उसके इंसानी शरीर से एलियन का शरीर बाहर आ रहा था। लेकिन इंसान बनने की उम्मीद में विकस ने एमएनयू से फ्यूल चुराने का फैसला किया, मगर इसके लिए उसे हथियारों की जरूरत थी। ऐसे वक्त में उसे हथियार बस एक ही जगह से मिल सकते थे, ओबे सांजू के अड्डे से। विकस उसी वक्त ओबे सांजू के ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तब तक अखबारों में फैल चुकी अफवाह ओबे सांजू तक भी पहुंच चुकी थी कि विकस ने किसी एलियन से रिश्ता बनाया है और उसी वजह से वह एलियन बनता जा रहा है। ओबे सांजू की तांत्रिक औरत ने उसे बताया कि अगर वह विकस का एलियन वाला हाथ खा ले तो उसके अंदर एलियंस की शक्ति आ सकती है। इसीलिए ओबे सांजू ने अपने आदमियों को कहा कि वे विकस का हाथ काट दें। यह सुनकर विकस डर से कांपने लगा और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उन बेरहम लोगों ने विकस को मारना और घायल करना शुरू कर दिया और फिर खंजर लेकर उसके हाथ की तरफ बढ़े। तभी विकस के हाथ लग गई एक एलियन बंदूक।
उसने उस बंदूक से ओबे सांजू के आदमियों के परखच्चे उड़ा दिए और कुछ हथियार जमा करके तेजी से वहां से भाग निकला। इसके बाद विकस क्रिस्टोफर के साथ एमएनयू के हेडक्वार्टर पहुंच गया ताकि वहां से फ्यूल चुराया जा सके। हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने एक बड़ा धमाका किया और फिर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को उड़ाते हुए लैब के अंदर घुस गए। वे उस डिब्बे को ढूंढने लगे जिसमें ब्लैक फ्यूल भरा हुआ था। आखिरकार उन्हें फ्यूल मिल गया, लेकिन तभी क्रिस्टोफर की नजर अपने मरे हुए साथियों की बुरी हालत में पड़ी लाशों पर पड़ी। ये देखकर वो गहरे सदमे में चला गया और वहीं खड़ा रह गया। विकस उसे बार बार कहता रहा, चलो यहां से, जल्दी भागो, लेकिन क्रिस्टोफर उदासी में जड़ सा हो गया। उधर सिक्योरिटी फोर्स का कर्नल अपनी टीम के साथ हमला करता जा रहा था, लेकिन विकस के पास एलियन की बंदूक थी। उस बंदूक की हर गोली अपने आप दुश्मन को ढूंढकर मार देती थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे जाते रहे। काफी समझाने के बाद क्रिस्टोफर को होश आया और फिर दोनों एमएनयू के हेडक्वार्टर से भागकर डिस्ट्रिक्ट 9 में वापस आ गए। लेकिन अब कर्नल और उसकी टीम पूरी ताकत के साथ विकस को पकड़ने के पीछे लग गई थी। उन्हें आदेश था कि विकस को जिंदा पकड़ा जाए। उधर विकस और क्रिस्टोफर फिर उसी झोपड़ी में पहुंचे जिसके नीचे कमांड मॉड्यूल छुपा हुआ था। अब उनका मकसद था कि जल्दी से मॉड्यूल को चालू करें और मदरशिप तक पहुंचे। क्रिस्टोफर ने अपने बेटे को नीचे भेजा ताकि वो कमांड मॉड्यूल को संभाल सके और खुद ऊपर कंप्यूटर पर काम करने लगा। इसी दौरान विकस ने क्रिस्टोफर से पूछा, अब जब हम मदरशिप तक जा रहे हैं तो वहां पहुंचकर मुझे इंसान बनाने में कितना समय लगेगा? क्रिस्टोफर ने जवाब दिया, 3 साल। ये सुनकर विकस हैरान रह गया। उसने पूछा, इतना समय क्यों? क्रिस्टोफर ने कहा, क्योंकि पहले मुझे अपने साथियों को बचाना है। अगर मैं अभी गया तो तुम इंसान लोग मेडिकल जांच के बहाने मेरे बाकी साथियों को मार दोगे। मुझे पहले अपने गृह जाना होगा, वहां से मदद लानी होगी। आने जाने में 3 साल लगेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं वापस आकर तुम्हें इंसान बना दूंगा। ये सुनकर विकस को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रिस्टोफर को अपनी बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया और खुद फ्यूल लेकर नीचे कमांड मॉड्यूल में चला गया। वहां उसने क्रिस्टोफर के बेटे से झूठ बोल दिया कि उसके पापा ठीक हैं। इसके बाद विकस ने फ्यूल को मशीन में लगाया और कमांड मॉड्यूल स्टार्ट हो गया। इसी बीच कर्नल विकस की तलाश में क्रिस्टोफर की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने क्रिस्टोफर को डराते हुए पूछा, विकस कहाँ है? इस पर क्रिस्टोफर ने नीचे कमांड मॉड्यूल की तरफ इशारा कर दिया। कर्नल उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मॉड्यूल खुल नहीं पाया। उसने क्रिस्टोफर को धमकाया और कहा, तू ही इसे खोल। लेकिन क्रिस्टोफर किसी भी हालत में मॉड्यूल खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अंदर उसका बेटा भी छुपा हुआ था। उधर विकस कमांड मॉड्यूल की पायलट सीट पर बैठ गया, लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। उसने फ्यूल से भरे 2 कंटेनरों में अपने हाथ डाल दिए और वही कंटेनर कमांड मॉड्यूल का कंट्रोलर थे। अब विकस उसकी मदद से मॉड्यूल उड़ाने लगा। मॉड्यूल उड़ता देख क्रिस्टोफर और कर्नल वहां से भाग गए और विकस शिप को लेकर मदरशिप की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी कर्नल की टीम ने उस पर रॉकेट दागा, जिससे कमांड मॉड्यूल संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। इस हादसे में विकस बुरी तरह जख्मी हो गया और कर्नल ने उसे पकड़ लिया। फिर कर्नल ने विकस और क्रिस्टोफर दोनों को पकड़कर एमएनयू की लैब ले जाने का फैसला किया। क्रिस्टोफर को अपने बेटे की चिंता होने लगी, जो अब भी कमांड मॉड्यूल में छिपा हुआ था। उधर विकस को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक कर्नल की गाड़ी पर एक ट्रक ने हमला कर दिया और उसकी गाड़ी पलट गई। ये हमला ओबे सांजू के लोगों ने किया था, जिन्हें उसने विकस को पकड़कर लाने के लिए भेजा था, क्योंकि ओबे सांजू विकस का एलियन वाला मांस खाना चाहता था। उन्होंने कर्नल की आंखों के सामने से विकस को उठा लिया और उसे ओबे सांजू के अड्डे पर ले आए। अब ओबे सांजू विकस का हाथ काटकर खाने में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहता था। उसकी तांत्रिक ने हाथ काटने से पहले झाड़ फूंक शुरू कर दी और एक आदमी खंजर लेकर विकस का हाथ काटने को तैयार हो गया। 3-4 लोग विकस को कसकर पकड़े हुए थे। जैसे ही वे विकस का हाथ काटने वाले थे, तभी अचानक उनके पीछे से हमला हुआ, जिसने सभी को खत्म कर दिया। ये हमला एक एलियन रोबोट ने किया था, जिसे क्रिस्टोफर का बेटा कमांड मॉड्यूल से कंट्रोल कर रहा था। उसने रोबोट की मदद से ओबे सांजू और उसके सभी आदमियों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने रोबोट का वह हिस्सा खोला जहां पायलट बैठता है और विकस को बचाया। फिर क्रिस्टोफर के बेटे ने मदरशिप को एक्टिवेट किया और उसे कमांड मॉड्यूल के ऊपर बुला लिया। 20 सालों में पहली बार एलियन शिप हिली थी और इसे देखकर पूरा शहर चौंक गया। इसी दौरान कर्नल ने विकस को झोपड़ी से बाहर निकालने के लिए उसमें आंसू गैस के गोले फेंके। अब विकस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह रोबोट के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, रोबोट उसके दिमाग से जुड़ गया और अब विकस उसे अपने मन से चला सकता था। विकस अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि कर्नल के लोग क्रिस्टोफर को मारने जा रहे हैं।
वह उसे यूं मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। विकस फिर वापस लौटा और कर्नल से लड़कर क्रिस्टोफर को बचा लिया। अब उसने क्रिस्टोफर को कमांड मॉड्यूल तक पहुंचाना शुरू किया। इस दौरान कर्नल और उसके लोग लगातार विकस पर गोली चला रहे थे, जिससे उसका रोबोटिक सूट धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन फिर भी अपनी जान दांव पर लगाकर विकस ने क्रिस्टोफर को कमांड मॉड्यूल तक पहुंचा ही दिया। क्रिस्टोफर ने कहा, विकस, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन विकस ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो चला जाता तो क्रिस्टोफर और उसका बेटा सुरक्षित नहीं रह पाते। क्रिस्टोफर ने उसे भाई जैसा गले लगाया और वादा किया, मैं 3 साल बाद जरूर लौटूंगा और तुम्हें इंसान बना दूंगा। यह कहकर क्रिस्टोफर कमांड मॉड्यूल में बैठ गया। तब तक उसका बेटा मदरशिप को ठीक ऊपर ले आया था। मदरशिप ने अपने आप ही मॉड्यूल को खींच लिया और अंदर ले गई। उधर विकस कर्नल के सारे सैनिकों को खत्म कर चुका था, लेकिन वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसका रोबोट भी अब बंद हो गया था और विकस उससे बाहर निकल आया। अब विकस आधा एलियन बन चुका था। उसी वक्त कर्नल ने उस पर बंदूक तान दी। उसके सभी साथी मारे जा चुके थे, इसलिए वो विकस को जिंदा नहीं, सीधे मार देना चाहता था। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, तभी कुछ भूखे एलियन वहां आ पहुंचे। उन्होंने झपट्टा मारकर कर्नल के हाथ, पैर और सिर को नोच दिया और उसकी लाश को खाने लगे। अब विकस पूरी तरह सुरक्षित था। उधर क्रिस्टोफर अपनी शिप लेकर अपने ग्रह की ओर निकल गया, लेकिन उसने पीछे अपने 20 लाख साथी छोड़ दिए, जो अब बिल्कुल अकेले और लाचार थे। हालांकि जोहानिसबर्ग के लोग खुश थे कि एलियन शिप चली गई और शहर को राहत मिली। आगे चलकर विकस की ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। लोगों को लगा शायद वो मर गया है, लेकिन सच ये था कि वो अब पूरी तरह एलियन बन चुका था और डिस्ट्रिक्ट 9 ही उसका घर बन चुका था। हालांकि ऐसी जिंदगी उसके लिए नर्क से भी बदतर थी, लेकिन वो सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा था कि क्रिस्टोफर वादा निभाएगा। एक न एक दिन वो धरती पर लौटेगा और विकस को फिर से इंसान बना देगा। विकस उस दिन का इंतजार करता रहा और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।